नमस्कार फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी टू पर आप सभी का स्वागत है। जीव विज्ञान की श्रृंखला भाग 7 में आज हम रक्त के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रक्त। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो कि प्रायः रंग में लाल, गाढ़ा और स्वाद में नमकीन तथा अपारदर्शी होता है। तो सबसे पहले हम रक्त के संगठन यानी कि रक्त के महत्वपूर्ण अवयव के बारे में देखेंगे। तो समझते हैं रक्त के महत्वपूर्ण अवयव। रक्त के अवयव को समझना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में हम अवयवों से संबंधित ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो रक्त को यदि हम संगठन में इसके विभाजित करें तो हमें पता चलता है कि रक्त में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वह पहला है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा रक्त में 55 से 60% तक होता है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग की अगर बात करें तो दूसरा महत्वपूर्ण भाग है रुधिराणु, यानी कि रुधिराणु जो ब्लड का 40 से 45% भाग होता है, यह दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। तो इन दोनों महत्वपूर्ण भागों को आपको याद रखना है। रक्त में ये दो महत्वपूर्ण भाग होता है। और प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा में 90% तक जल पाया जाता है और शेष 10%, लगभग 10% जो शेष भाग होता है उसमें प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज इत्यादि उपस्थित होते हैं। इसके बाद रुधिराणु की अगर बात करें तो 3 प्रकार के आपको इसमें रुधिराणु याद करने हैं। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स। तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार यह रक्त का संगठन है, यानी कि रक्त में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवयव हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे रक्त के इन्हीं भागों के संबंध में जो एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रक्त में पाए जाने वाले 2 प्रमुख पदार्थ कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हमने देखा, रक्त में जो पाए जाने वाले 2 प्रमुख पदार्थ हैं वह है पहला प्लाज्मा जो लगभग 55 से 60% होता है, और दूसरा महत्वपूर्ण भाग है रुधिराणु जो कि 40 से 45% होता है। तो जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये जो पीला वाला लिक्विड भाग है, ठीक है, यह प्लाज्मा है। तो यही जो प्लाज्मा पीला वाला जो लिक्विड भाग है, इसी में जो विभिन्न प्रकार के रक्त रुधिराणु है वह इसमें तैरते रहते हैं, जिसमें जैसा कि हमने देखा कि रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, तो दूसरा हमने देखा डब्ल्यूबीसी और तीसरा हमने देखा प्लेटलेट्स। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण रक्त कणिकाएं हैं जो रुधिराणु है, यही प्लाज्मा में तैरते रहते हैं और यही मुख्य रक्त की संरचना है जो हमें याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा से पहला प्रश्न यह बनता है कि प्लाज्मा का सबसे ज़्यादा भाग क्या होता है। तो प्लाज्मा में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जल। 90% लगभग जल होता है प्लाज्मा में। नेक्स्ट है रक्त का अजीवित मृत तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का वह पार्ट जो अजीवित होता है, मृत होता है, वह तरल भाग क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है प्लाज्मा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपको ध्यान में रखना है, रक्त का अजीवित मृत तरल भाग। इसके बाद है प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है। तो प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा का प्रमुख कार्य है। तो यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है। तो ये सारी जो प्रोटीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रक्त में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहती है, और ये सभी प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुधिर जमने में किस प्रोटीन की मुख्य भूमिका होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्राम्बिन, ये दोनों जो प्रोटीन है ये रक्त के जमने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को अलग कर लिया जाता है तो शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को अगर हम अलग कर दें तो शेष जो भाग बचता है वह सीरम कहलाता है। नेक्स्ट है सभी प्रकार के हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं वह प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो ग्रंथि हम जैसा कि जानते हैं अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी होता है, और कुछ ग्रंथि जो होती है दोनों प्रकार के गुण की होती है। तो जो ग्लैंड वाले जो हमारे पार्ट होंगे उसमें हम इन सब बातों को कवर करेंगे। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के जो हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं वह प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है, रुधिर में एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रुधिर में एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे एंटीबॉडीज के भी बारे में। आगे बात करते हैं, प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जैसा कि आपने चित्र में देखा था, प्लाज्मा हल्का पीला रंग का होता है। तो आखिर इसमें क्या अनुपस्थित होता है? तो यह है बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन की उपस्थिति के कारण, यानी कि बिलिरुबिन जो है वह प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, और इसी कारण से प्लाज्मा को जो रंग है हल्का पीला, वह इसी की उपस्थिति के कारण होता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ब्लड बैंक में हम देखते हैं कि सामान्यतः कई बार ब्लड को जमा किया जाता है, तो वह उसमें क्या मिलाया जाता है ताकि वह रुधिर जमने ना पाए और लिक्विड अवस्था में रहे? तो उसमें मिलाया जाता है सोडियम या पोटेशियम ऑक्जेलेट। तो यह ब्लड बैंक में जब ब्लड को रखा जाता है तो उसमें सोडियम या पोटेशियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, यकृत द्वारा स्रावित वह पदार्थ जो शरीर के अंदर रुधिर को जमने से रोकता है। तो हमारे शरीर में देखते हैं कि निर्बाध रूप से जो ब्लड है वह सर्कुलेट होता रहता है और वह जमता नहीं है। तो रुधिर में उपस्थित वह कौन सा पदार्थ है जो हमारे शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है? तो इसका सही उत्तर है हिपैरिन। हिपैरिन नामक वह पदार्थ है, हिपैरिन ही वह पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर रुधिर को जमने से रोकने में मदद करता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत द्वारा स्रावित वह पदार्थ जो शरीर से बाहर रुधिर का थक्का बनने में मदद करता है। तो अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब रक्त जो है हमारे शरीर से बाहर आ जाता है, यानी कि कहीं भी किसी भी अंग में अगर कट जाता है या वहाँ कहीं कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और ब्लड जो है बाहर निकलने लगता है, तो वह बहुत ही आवश्यक है कि ब्लड जो है, ब्लड का बहाव वहाँ पर रुक जाए, क्योंकि यदि ब्लड का बहाव नहीं रुकेगा तो निश्चित रूप से ब्लड की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। तो हमारे ब्लड में एक सिस्टम पाया जाता है, वह पदार्थ पाया जाता है जो कभी भी ब्लड जब बाहर आता है हमारे शरीर से तो वह जम जाता है। तो जमने में, थक्का बनने में जो मदद करता है वह है फाइब्रिनोजेन। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रुधिराणु के कितने भाग होते हैं? तो अब बात करते हैं रुधिराणु के बारे में। तो रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। तो पहला लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, दूसरा श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी, और तीसरा रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। तो इन तीनों पार्टों को अब हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लाल रक्त कण, जिसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो लाल रक्त कण का प्रमुख कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कण का हमारे शरीर में प्रमुख कार्य देखा जाए तो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। तो यही है रेड ब्लड सेल का प्रमुख कार्य। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो प्लाज्मा का रंग हमने देखा कि पीला होता है, लेकिन रक्त जो होते हैं वह लाल होता है। तो यह होता है हीम। तो हीमोग्लोबिन या हीम के कारण रक्त का रंग जो है वह लाल होता है। आगे बात करते हैं, स्तनधारियों के लाल रक्त कण में कौन सा एक मुख्य भाग नहीं पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जो स्तनधारी होते हैं, जो मैमल्स जो प्राणी होते हैं, उनके लाल रक्त कण में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप ऊंट और लामा ऐसे जानवर हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो सामान्यतः देखा जाए तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो जब भ्रूण की अवस्था होती है तो उस समय लाल रक्त कण यकृत और पलीहा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल देखा जाए तो औसतन 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का। अगला प्रश्न है, मानव में किसकी कमी से रक्तहीनता की संभावना बढ़ जाती है? तो मानव में जब विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी होती है तो यह रक्तहीनता यानी कि एनीमिया की संभावना को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण की आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है पलीहा या यकृत को। तो दोनों को ही कहा जाता है। आगे बात करते हैं श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल या जिसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तो पहला प्रश्न श्वेत रक्त कण से संबंधित है। किसकी अनुपस्थिति के कारण श्वेत रुधिर कोशिकाएं रंगहीन होती है? तो श्वेत रुधिर कोशिकाएं यदि आप देखें तो यह रंगहीन होती है, और यह इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है।
नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो श्वेत रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा या लिम्फ नोड में होता है और कभी कभी यकृत और पलीहा में भी होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो जो व्हाइट ब्लड सेल होता है इनका जीवन काल औसतन 1 से 5 दिन होता है। नेक्स्ट है बीमार अवस्था में किस रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है? तो बीमार अवस्था में देखा जाए तो जो श्वेत रक्त कण है उनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि श्वेत रक्त कण जो है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, जो कीटाणु हैं, उनसे लड़ने में मदद करता है। तो जब हम बीमार होते हैं तो निश्चित रूप से जो रोगाणु हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो उसी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कण होते हैं इनकी संख्या भी बढ़ जाती है। तो जब हम बीमार होते हैं तो श्वेत रक्त कण की संख्या हमारे शरीर में बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं श्वेत रक्त कण के बारे में, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तो श्वेत रक्त कण का अधिकांश भाग किन कणिकाओं का बना होता है? यह एग्जाम में पूछा भी गया है और यह है न्यूट्रोफिल्स, तो आपको ध्यान रखना है न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण में उपस्थित किस कण का मुख्य कार्य जीवाणुओं तथा अन्य रोगाणुओं का भक्षण करना है? तो श्वेत रक्त कण देखा जाए तो यह हमारे शरीर का एक तरह से बॉडीगार्ड है। तो विभिन्न प्रकार के जो रोगाणु आते हैं हमारे शरीर में उससे लड़ने का काम यह व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कण ही करता है, और इसमें उपस्थित वह पदार्थ जो जीवाणुओं तथा अन्य रोगाणुओं का भक्षण करता है वह है न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको माइक्रोफेजेस भी कहा जाता है। तो यह भी ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। तो ब्लड प्लेटलेट्स से संबंधित पहला प्रश्न है रक्त बिंबाणु का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। नेक्स्ट है रक्त का वह भाग जो केवल मनुष्य एवं स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। तो रक्त का वह भाग जो केवल मनुष्य और स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है वह है रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है रक्त का थक्का बनने में मदद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रक्त का थक्का बनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि कभी शरीर से स्राव होने लगता है ब्लड का, कहीं भी कट छट जाता है, छिल जाता है, तो उस स्थिति में बहुत ही जरूरी है कि रक्त का स्राव जो है वह रुक गए, और इसके लिए प्रमुख कार्य रक्त बिंबाणु द्वारा ही किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार में मानव रक्त में किसकी कमी हो जाती है? तो जब डेंगू बुखार होता है तो मानव के ब्लड में किस की कमी हो जाती है? तो यह कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। अगला प्रश्न मनुष्य में रक्त समूह से संबंधित लेते हैं। सन 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा रक्त समूह की खोज की गई। अगला प्रश्न है रुधिर कणिकाओं में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रुधिर कणिका में जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसको एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्लड में एंटीजन जो उपस्थित होता है। नेक्स्ट है मानव रक्त में एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 प्रकार के होते हैं एंटीजन, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और एंटीजन के कारण ही मानव का जो रक्त है वह उसका जो ग्रुप है वह अलग अलग होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं? तो 4 प्रकार के रक्त समूह इस एंटीजन की उपस्थिति के कारण ही होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि 4 प्रकार के जो रक्त समूह है, ए, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। तो ये 4 प्रकार के जो रक्त समूह है, यह रक्त समूह क्यों है? वह इसीलिए क्योंकि जो एंटीजन है वे अलग अलग रूप से उपस्थित होते हैं इसमें। आगे चलते हैं रक्त आधान में किसकी उपस्थिति किन तत्वों का ध्यान रखा जाना चाहिए? तो जब ब्लड को किसी को चढ़ाया जाता है, रक्त आधान किया जाता है, तो उस समय क्या ध्यान रखा जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस समय एंटीजन और एंटीबॉडी जो होता है हमारे ब्लड में उसके संबंध में ध्यान रखा जाता है कि उनमें आपस में उचित तालमेल हो, और उचित तालमेल के आधार पर ही रक्त चढ़ाते समय ध्यान रखा जाता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं चित्र में, आपको यहां सबसे पहले यह समझना है कि हमारे शरीर में जो एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी होते हैं उनका उचित तालमेल कैसे होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में रक्त में यदि एंटीजन ए है तो एंटीजन ए के साथ जो एंटीबॉडी होना चाहिए वह एंटीबॉडी बी होना चाहिए।
इसी क्रम में यदि एंटीजन बी है तो वहां पर एंटीबॉडी जो है वह ए होना चाहिए। तो इस प्रकार का तालमेल हमें ध्यान में रखना है जब रक्त को चढ़ाया जाता है। और यदि इसके विपरीत, यदि रक्त चढ़ाते समय हम यदि एंटीजन ए के साथ जो एंटीबॉडी है वो ए वाले को चढ़ा दे, ठीक है, या एंटीजन बी के साथ जो एंटीबॉडी है वह बी वाले चढ़ा दे, तो इस स्थिति में होता क्या है, इस स्थिति में रक्त की जो रेड कोशिकाएं हैं, जो रक्त की जो लाल कोशिकाएं हैं वह अभिश्लेषण हो जाती है, यानी कि जमने लगती है। तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए और यही तालमेल हमें ब्लड को चढ़ाते समय ध्यान में रखना है। तो चार्ट में आप देख सकते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप ए होता है उनमें एंटीबॉडी बी होता है, ठीक है, और एंटीजन उसमें ए होता है। और जो ग्रुप बी होता है उसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी ए होता है और एंटीजन जो होता है वह बी होता है। और जो ए बी होते हैं इनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। जबकि एंटीजन की बात करें तो इसमें ए और बी दोनों ही एंटीजन होते हैं। इसी कारण से ब्लड ग्रुप जो ए बी होते हैं वे सर्वाग्राही होते हैं। और ग्रुप ओ की अगर बात करें तो ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसी कारण से ये जो ब्लड ग्रुप ओ है ये सर्वदाता कहलाता है, यानी कि इसका ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है। तो आपको एक बार फिर से यह ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है और इसी कारण से ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप ओ का जो रक्त है वह किसी को भी दिया जाता है। और ग्रुप ए बी की अगर बात करें तो इनमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता है, इसीलिए इसे सर्वाग्राही कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंटीबॉडी और एंटीजन। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह क्यों कहा जाता है? तो अभी हमने देखा क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह ए को सर्वाग्राही रक्त समूह क्यों माना जाता है? तो वह इसीलिए क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसी कारण इसे सर्वग्राही माना जाता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर माना जाता है ब्लड ग्रुप ए और बी, ए बी को। आगे बात करते हैं रक्त में एक अन्य एंटीजन RH फैक्टर का पता किसके द्वारा लगाया गया? तो इसके RH फैक्टर का पता लगाने वाले थे लैंडस्टीनर और वीनर। तो इनके द्वारा एक अन्य एंटीजन का पता लगाया गया जिसे कहा जाता है RH फैक्टर। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता ही होगा कि हार्ट के द्वारा हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रक्त के बारे में। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो क्षारीय होता है और जिसका pH मान 7.4 होता है। तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? तो एक स्वस्थ मानव जो होता है उसके शरीर के भार का लगभग 6 से 7% रक्त होता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर देखा जाए तो 120/80 mmHg होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक कोशिकाओं का वह भाग जहां रुधिर कोशिकाएं नहीं पहुंच पाती वहां पर किसके माध्यम से पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है? तो जैसा कि हमने देखा कि रक्त का प्रमुख कार्य है कि पोषक पदार्थ जो है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाए, ऑक्सीजन को पहुंचाया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाया जाए। लेकिन शरीर के बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जहां पर रुधिर जो है वह रुधिर पहुंच नहीं पाता है। तो रुधिर कोशिकाएं जब पहुंच नहीं पाती है तो उस स्थिति में वहां पर जो पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य है वह लसिका कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है लसिका द्रव का बहाव किस प्रकार से होता है? तो लसिका द्रव का बहाव अगर देखा जाए तो अंगों से हृदय की ओर होता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। तो ये थे हमारे ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और ब्लड से जितने भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जिनके पूछे जाने की संभावना होती है लगभग सभी प्रश्नों को यहाँ कवर कर लिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास, भारत के भूगोल, भारत संविधान और पर्यावरण की ई बुक आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। वन लाइनर एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अध्यायवार प्रश्नों को संग्रह किया गया है। और यदि किसी भी प्रकार की अगर बुक लेने में समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे जीव विज्ञान की हमारी अगली सीरीज के साथ।